हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण शिक्षण, प्रोनाउंसिएशन टीचिंग। संप्रेषण के लिए उच्चारण की आवश्यकता पड़ती है। फिर भाषा शिक्षण में किस तरह से उच्चारण किया जाए ये बताया जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे उच्चारण का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण या भाषण का शाब्दिक अर्थ है बोलना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषण में प्रयुक्त ध्वनियाँ और ध्वनि संयोजनों का उच्चारण आता है। भाषा ही अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है जो मौखिक व लिखित दो रूपों में प्रयुक्त होती है। यानी मौखिक रूप में भी संप्रेषण किया जाता है और लिखित रूप में भी किया जाता है। किसी के भी भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। सभी भाषाओं के शिक्षण में उच्चारण का विशेष महत्व है, क्योंकि हर बात लिखकर ही संप्रेषित नहीं की जाएगी, क्योंकि अधिकांश बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें बोलकर ही अपनी पूरी करनी होती हैं। तो यहाँ भाषाओं के शिक्षण में उच्चारण का विशेष महत्व है, किंतु संस्कृत में इसका विशेष महत्व है क्योंकि ये संश्लेषणात्मक भाषा है। वैदिक काल में संस्कृत शिक्षण मौखिक ही दिया जाता था, अतः इसके उच्चारण पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था। पाणिनि ने भी इस पर बल दिया है तथा अन्य विद्वानों ने भी इस पर बल दिया है। जैसा कि हमने बताया इसमें कि उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, और बोलने में विशेष रूप से उच्चारण शुद्ध हो इसका ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शब्द थोड़े होते हैं और अपशब्द बहुत होते हैं। जरा सी ही अशुद्धि से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पाणिनि ने जो बल दिया है वह किस मंत्र में है, तो यहाँ उन्होंने लिखा है मंत्रहीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात। अर्थात स्वरों तथा वर्णों के उच्चारण से रहित मंत्र का वास्तविक अर्थ नहीं निकलता। इन्होंने कहा है कि स्वरों तथा वर्णों के शुद्ध उच्चारण से रहित मंत्र का वास्तविक अर्थ नहीं निकलता। अशुद्ध मंत्र वज्र की भांति यजमान को ही नष्ट करता है। जिस प्रकार इंद्र का शत्रु जो है, शत्रु का अशुद्ध उच्चारण करने के कारण इंद्र का शत्रु यानी कि वृत्रासुर जो था स्वतः ही मारा गया। यानी कि उसने जो कामना की थी वह की थी कि इंद्र के द्वारा मैं मारा जाऊं, जबकि उसको करनी क्या थी, उसे कामना ये करनी थी कि इंद्र मेरे द्वारा मारे जाएं। तो अशुद्ध उच्चारण से उसका स्वयं ही वध हो कर दिया गया। याज्ञवल्क्य ने भी अपनी रचना याज्ञवल्क्य शिक्षा में उच्चारण व्यवस्था पर संपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है। भाष्यकार पतंजलि का मत है कि अच्छी तरह से जाना हुआ और अच्छी तरह से प्रयोग किया हुआ एक शब्द भी स्वर्ग और मृत्युलोक में इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। शुद्ध उच्चारण की महत्ता प्रतिपादित करते हुए पाणिनि महोदय आगे लिखते हैं, ये जो पाणिनि महोदय हैं यही आगे लिखते हैं, एकः वर्णः प्रयोक्तव्या न व्यक्तः न च पीडितः सम्यग् वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते सुतीर्थः दागतं व्यक्तं स्वाध्यायं स्वस्थितं सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तम ब्रह्म राजते। अर्थात अच्छी तरह शुद्धता के साथ वर्णों के उच्चारण करने से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। अतः वर्णों का उच्चारण सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित, सुस्वर तथा सुप्रयुक्त होने चाहिए, न कि अव्यक्त और पीड़ित। महर्षि याज्ञवल्क्य भी इस संबंध में लिखते हैं, मधुरम चाना चा वक्तव्यम व्यक्तम चापि न पीड़ितम न तस्य एक देशस्य न वर्णः संकरं गतः तथा सुमंत नागेन्द्र पदात् पदम निधापयेत एवं पद पदान्धतम दर्शनीयम पृथक पृथक। अर्थात वर्णों का उच्चारण मधुर होना चाहिए तथा व्यक्त स्पष्ट हो, व्यक्त होते हुए भी अन्य वर्णों से प्रभावित ना हो। जिस प्रकार अच्छे राजा के द्वारा पालित देश वर्ण संकरता को प्राप्त नहीं होता, यानी कि जाति आदि की व्यवस्था को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार वर्ण संकरता से उच्चारण में संश्लिष्ट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार मदमस्त हाथी एक पैर रखने के बाद बड़ी सावधानी से दूसरा पैर रखता है, उसी प्रकार एक पद को बोलने के बाद दूसरे पद को बड़ी सावधानी के साथ बोला जाए
जिससे सभी पद स्पष्ट हों और पृथक पृथक रूप से दर्शनीय होने चाहिए। अब हम देखेंगे उच्चारण शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए। उच्चारण शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वे इस प्रकार से हैं। छात्रों को संस्कृत के प्रमुख उच्चारण तत्वों का ज्ञान कराना, छात्रों को संस्कृत ध्वनियों, उनके उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नों का समुचित ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को लय, बल, गति, आरोह, अवरोह, विराम चिन्हों का ज्ञान देना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण युक्त वाचन क्षमता का विकास करना, पठन के शुद्ध उच्चारण की महत्ता का ज्ञान कराकर उच्चारण की शुद्धता के लिए अभ्यास हेतु छात्रों को प्रेरित करना, संस्कृत की सूत्र प्रणाली को जानने के लिए उच्चारण शिक्षण अनिवार्य है। अब उच्चारण कैसे करें इसके बारे में एक दो श्लोक हम आपको बताते हैं। यहाँ हम कुछ श्लोक देख रहे हैं जिनमें शब्दों में विसर्ग आदि लगे हुए हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि परो अपि हितवान बंधु, बंधु अपि ही अहितः परः, तो यहाँ जो हा जैसी ध्वनि निकल रही है उसका प्रयोग छात्रों को करना सिखाया जाना चाहिए। अहितः दृह व्याधि हितम अरण्यम औषधम, इसका अर्थ है यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करे तो उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह ही महत्व दें, और अपने परिवार का सदस्य ही आपको नुकसान देना शुरू हो जाए तो उसे महत्व देना बंद कर दें। ठीक उसी तरह जैसे शरीर के किसी अंग में बीमारी हो जाए तो वह हमें तकलीफ पहुंचाती है, जबकि जंगल में उगी औषधि हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होती है, यानी कि उस अंग को भी ठीक कर देती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ना देवा दंड मादाय रक्षंत ही पशुपालवत एयम तु रक्षित मिछंति ही बुद्धया संविभजंति तम। तो यहाँ पर जो हम हलंत आदि देख रहे हैं वहाँ से अर्धवर्ण का जो है हमें परिचय मिलता है, तो हमें उसी प्रकार उच्चारण करना चाहिए। इसका भी हम अर्थ देख लेते हैं। देवता कभी मनुष्यों की रक्षा चरवाहों की भांति डंडा लेकर नहीं करते, जिसकी देवता रक्षा करना चाहते हैं उसे उसकी रक्षा के लिए, स्वरक्षा के लिए सद्बुद्धि प्रदान कर देते हैं, और वह मनुष्य स्वयं ही अपनी जो है रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे उच्चारण के प्रमुख तत्व, एलिमेंट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इसमें ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति, विराम आदि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ध्वनि व्यवस्था। भारतीय व्याकरणों ने ध्वनियों एवं उनके उच्चारण स्थानों का वैज्ञानिक विवेचन किया है, अतः संस्कृत ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान होना अति आवश्यक है। संस्कृत की सभी 63 या 64 ध्वनियों की जो है सही जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जब अध्यापक को जानकारी होगी तो छात्र स्वयं ही जानकारी कर लेंगे, यानी कि जब अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाएगा तो छात्र उसे समझेंगे। नेक्स्ट है बल, यानी कि फोर्स। जिस शक्ति के द्वारा किसी वर्ण ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उसे बल कहते हैं। अधिक शक्ति लगाकर बोलने पर ध्वनि तेज गति तथा कम शक्ति लगाकर बोलने पर ध्वनि धीमी गति से बाहर निकलती है। ये वर्ण की मात्रा यानी बल की मात्रा को प्रदर्शित करती है। इसे कुछ चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। बल 3 प्रकार का होता है, अक्षर यानी कि वर्ण बल, शब्द बल, वाक्य बल। अब हम देखेंगे इसी के अंतर्गत यानी कि तत्वों के अंतर्गत लय। उच्चारण के साथ लय का होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि लय के साथ किया गया उच्चारण प्रभावपूर्ण होता है। एक अक्षर बोलने के बाद दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। स्वराघात, उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं, अतः छात्रों को इसका अभ्यास कराया जाना चाहिए। गति, शब्द समूह के मध्य बिना रुकावट के बोलना गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सव, तो जहाँ पर ये रुकावट नहीं आ रही है वहाँ पर जो है गति कहलाती है। छात्रों को सामान्य गति से बोलने का प्रशिक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट है विराम। विराम का अर्थ है एक क्षण के लिए रुकना, अर्थात बड़े बड़े वाक्यों को शुद्ध पढ़ने के लिए था समय विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसका ध्यान रखकर पढ़ने से उच्चारण में गति बनी रहती है। अब हम देखेंगे उच्चारण शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन टीचिंग। इसमें सबसे पहली विधि है अनुकरण विधि। इस विधि में बालक जो है अनुकरण करके सीखते हैं। शिक्षक पहले किसी शब्द, वाक्य या अवतरण का आदर्श वाचन करते हैं, फिर वैसा ही छात्र उसका अनुकरण करते हैं और सही बोलना सीखते हैं। दूसरा है अभ्यास विधि। इसमें बालक को
पढ़ने के लिए दिया जाता है, बार बार उच्चारित करने के लिए दिया जाता है। बालक उच्चारित करते हैं, गलतियाँ होती हैं तो छात्र उनका निराकरण कराते हैं। ध्वन्यात्मक विधि, इसमें कुछ ध्वनियाँ निकलवाई जाती हैं, जैसे मातृ पितृ गृह गृह सा 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 इत्यादि। तो इनको जो है सिखाकर उनके उच्चारण दोष का निवारण किया जाता है। उपकरण विधि, इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, टेलीविज़न, VCR आदि या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आदि उपकरणों की मदद ली जाती है और वर्ण वाक्य शब्द का जो है सही उच्चारण करना सिखाया जाता है। पूर्ण विधि, इसमें छात्रों को शब्द का पूर्ण रूप से उच्चारण करने पर बल दिया जाता है, शब्दों को खंडित करने की मनाही होती है। खंड विधि, इसमें छोटे छोटे खंडों में बालकों को सिखाया जाता है और उच्चारण करना सिखाया जाता है। पूर्ण खंड विधि या पूर्ण खंड पूर्ण विधि, ये उच्चारण शिक्षण की आधुनिक विधि है। इसमें छात्रों को पढ़ने के लिए शब्द विश्लेषण का अनुसरण करके पहले पूर्ण शब्द या वाक्य का उच्चारण कराते हैं, फिर उन्हें खंड विधि से उच्चारित करते हैं और अंत में फिर पूर्ण विधि द्वारा उच्चारित करते हैं। इस प्रकार छात्रों का उच्चारण शुद्ध हो जाता है। अब इसी के साथ देखेंगे उच्चारण के दोष। संस्कृत भाषा में उच्चारण दोष के अनेक प्रकार हैं। पाणिनि ने उच्चारण दोष के बारे में लिखा है, उपांशु दष्टहम तदितहम निरस्तहम विलंबितम गदगदित प्रगीतम निष्पीडितम ग्रस्त पदाक्षरम च वेदन दीनम नतु सानुनास्यम। उपांशु दष्टम यानी कि वर्णों को जीभ दबाकर उच्चारण करना या मुख से काट देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोष है। तदितम जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, निरस्तम मुंह फेरते हुए नहीं बोलना चाहिए, विलंबितम रुक रुक कर नहीं बोलना चाहिए, गदगदितम गदगद अर्थात दबे स्वर में नहीं बोलना चाहिए, प्रगीतम गा गा कर जो गाने योग्य नहीं है उसे नहीं बोलना चाहिए, निष्पीडितम तुतलाकर या हकलाकर या बुदबुदाकर नहीं बोलना चाहिए, ग्रस्त पदाक्षरम अक्षरों या वर्णों को बीच बीच में ग्रसित करके नहीं बोलना चाहिए, दीनम दीनता के स्वर में बोलना नहीं चाहिए, और सानुनास्यम सभी वर्णों को नाक से जो है मिला मिलाकर या कहते हैं मिमियाकर नहीं बोलना चाहिए। पाणिनि ने अशुद्ध उच्चारण करने वाले पाठक को अधम मानते हुए उसमें जो दोष बताए हैं उन्होंने कहा है, गीति शीघ्री शिरा कंपी तथा लिखिता पाठका अनर्थज्ञो अल्पकंठश सडेते पाठक का धम। अर्थात जो पाठक गा गाकर शीघ्रतापूर्वक सिर को हिला हिलाकर लिख लिख कर अर्थ को बिना जाने तथा धीमे स्वर से वर्णों का उच्चारण करता है वह अधम पाठक होता है। एक अन्य स्थान पर भी लिखा है, ना करालो न लंबोष्टो ना व्यक्तो हो नानुनाशिका ना गदगदो वद जिव्यस्य ना वर्णान वक्तुन हृति। अर्थात जिसकी आकृति भयंकर है और ओष्ठ भी लंबे हैं, जो नाक से बोलता है तथा अत्यधिक भावुक है और गदगद हो जाता है, जिसकी जीभ बंधी हुई है, ऐसा व्यक्ति वर्णों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।